बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाय ज़ाकिरुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 20 है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके नाम से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड हम मुख्तलिफ़ किस्म के फिनोमेनास पढ़ेंगे। इस वजह से इसको डिफ़ाइन भी ऐसा करते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। एटम्स के न्यूक्लियस से या उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमेनास होते हैं हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटॉमिक न्यूक्लियस से। एटॉमिक न्यूक्लियस की जो स्टार्ट है, मैं हिस्ट्री से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किस तरह से हुआ था। ये एक रदरफोर्ड और उसके दो स्टूडेंट्स गाइगर एंड मर्स्टन जो हैं, इन तीनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इन्होंने डिस्कवर किया था कि एटम के अंदर एक मैसिव पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। उस मैसिव पार्ट को उन्होंने कहा कि ये एटम के सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है और इसको इन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट में ये था कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मुराद एक ऐसा एलिमेंट जो कि न्यूक्लियर रेडिएशंस इमिट कर रहा हो, और इस तरह का उन्होंने एक एलिमेंट लिया है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके सामने जो है एक लेड का शीट रखा है उन्होंने। लेड का जो शीट था, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, देखें इसके दरमियान में एक ओपनिंग सी उन्होंने बनाई है, होल जिसको हम कहते हैं। ये ओपनिंग या होल इन्होंने किस लिए बनाई थी? यहाँ से ये जो रेडिएशंस निकलते हैं, ये रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली निकल रहे होते हैं। तो इन रेडिएशंस को एक बीम बनाने के लिए उन्होंने एक यहाँ पे ओपनिंग बनाई है, और इस ओपनिंग के साइज का आपके पास इस वजह से दूसरे साइड पे एक बीम मिल रहा होगा। ये जो शीट था ये एल्यूमिनियम का था, सॉरी लेड का शीट इन्होंने रखा था। सामने जो है इस बीम के सामने गोल्ड का एक फॉइल उसने रखा था। गोल्ड का जो फॉइल था वो बारीक सा शीट था बेसिकली। उस शीट के ऊपर ये रेडिएशंस पड़ रहे थे। रेडिएशन जब उस शीट के ऊपर पड़ रहे थे तो उसके बैक साइड पे उन्होंने एक फ्लोरेसेंट सा स्क्रीन रखा था। फ्लोरेसेंट स्क्रीन एक ऐसा स्क्रीन होता है कि जिसके ऊपर जब ये रेडिएशंस पड़ रहे थे तो बेसिकली ये रेडिएशंस वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस कर रहे थे। ग्लो का मतलब लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे। जहाँ जहाँ पे रेडिएशन पड़ रहे थे वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रहा था। तो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को रखा भी इस तरह से था कि ये मूवेबल था। मुख्तलिफ जगहों पे उसको आप ले जा सकते थे। ये मूवेबल रखने का मकसद क्या था? मूवेबल रखने का मकसद असल में ये था कि यहाँ पे जो रेडिएशन जाके पड़ रहे हैं, ये रेडिएशंस जो हैं इनसाइड स्केटर्ड हो रहे थे। मतलब एक किसी फॉइल के अंदर किसी जगह के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और उस इंटरेक्शन की वजह से अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको मुख्तलिफ साइडों में चेंज कर रहे हैं। इस फिनोमेना को स्कैटरिंग का फिनोमेना कहते हैं। ये जो सोर्स था रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, ये ऐसा सोर्स था कि ये अल्फा रेडिएशंस इमिट कर रहे थे। ठीक है, अल्फा रेडिएशन जिसको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई के सोर्स था ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशंस निकल रहे थे, यानी अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहे थे। यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर इस तरह से पड़ रहे थे कि इनकी इनिशियल जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, देखें ये वाली है जिसको मैंने डॉट फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये मुख्तलिफ एंगल्स इस इनिशियल डायरेक्शन के साथ मुख्तलिफ एंगल्स बनाते हुए मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाके पड़ रही थी। और वो पॉइंट्स किस तरह से डिस्कवर हुई थी? इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के जरिए से। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी कि जो रेडिएशंस थे ये अपनी इनिशियल डायरेक्शन के साथ एंगल इस तरह से बना रहे थे कि कुछ रेडिएशन जो हैं 90 एंगल से कम एंगल बना के स्कैटर्ड हो गए हैं। कुछ रेडिएशंस ऐसे थे, कुछ जिसको आप अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे थे कि वो 90 के एंगल से स्कैटर्ड हो रहे थे।
सम जो हैं इसमें से ऐसे थे कि वो 90 से ज़्यादा एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड हो रहे थे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन जो इसमें थी वो ये थी कि कुछ रेडिएशंस जाके जब वहाँ पे स्ट्राइक कर गई हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, मेकिंग 180 डिग्री, यानी अपनी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ 180 डिग्री को बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो गई हैं। ये जो बात थी ये बहुत इंटरेस्टिंग थी कि वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो हैं वहाँ पे जाके उसने स्ट्राइक किया है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं। ये जो बेसिकली पॉइंट थी, इस पॉइंट को जो है उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया कि बेसिकली इस न्यूक्लियस, इस एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एटम का मैक्सिमम जो मास है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। उस सेंट्रल पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। तो अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस जो है क्या है और कौन कौन से पार्टिकल्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियस आपने सबसे पहले ये पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है सेंट्रल पार्ट है ऑफ द एटम, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इसके इनसाइड दो हमारे पास पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, दो तरह के। नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर दूसरा आपके पास न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव ये न्यूट्रल होता है। इसको हम कहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से इसको न्यूट्रल कहा जाता है। प्रोटॉन जो है इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है ये याद रखें ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, सिर्फ इसकी साइन जो है पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन की साइन जो है हम कहते हैं कि वो नेगेटिव होती है। इसका जो मास है सम बुक्स में पुराने बुक्स में लिखा होता था 1836 टाइम जो है इसका मास हेवियर है देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आजकल ज़्यादातर बुक्स में जो है 1840 टाइम्स लिखा होता है कि 1840 टाइम्स प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है। फिर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को हम स्टडी करते हैं कि इन टर्म्स के ज़रिए से आप एक एटॉमिक न्यूक्लियाई को किस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी आप उसको किस तरह से पहचानेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है ये कौन सा न्यूक्लियस है। उसके लिए ये पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। नंबर फर्स्ट पैरामीटर इसमें है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप सिर्फ उन प्रोटॉन्स की तादाद को गिन लेते हैं तो उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको उस एटम का एटॉमिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर एक पैरामीटर है जो कि रिलेटेड है टू द न्यूक्लियस, और वो पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उसको की तादाद को हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर के बराबर है। अगर प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद दोनों को आप कंबाइन करके लिखते हैं तो दोनों को कंबाइन करके लिखना बेसिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और वो उसके मास नंबर के बराबर होगा कि इस एटम इस न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन दोनों की जो सम अप होगी उसको हम कहेंगे कि हमारे पास मास नंबर है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप इसमें से मालूम करना चाहते हैं तो याद रखें प्रोटॉन्स की तादाद Z है, मास नंबर जो है आपके पास उसकी हम कहते हैं कि वो A से के बराबर है। अगर आप इसमें से Z सब्ट्रैक्ट कर लें यानी A माइनस Z अगर आप करते हैं तो A माइनस Z, चूंकि A इन दोनों का सम है, इन दोनों के सम में से प्रोटॉन्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे कि इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि एक न्यूक्लियस को हम इन पैरामीटर्स के टर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस है। किसी एटॉमिक न्यूक्लियस को हम मतलब ये हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जनरली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो याद रखें कैपिटल X जो है जनरली हमेशा लिया जाता है एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये हमारे पास एक सिंबल आप कंसिडर कर सकते हैं कि जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूक्लियस को हमेशा कैपिटल X का सिंबल यूज़ होता है। उसमें हम ऐसा करते हैं कि जो मास नंबर है उसको हम हमेशा ऊपर लिखेंगे और जो एटॉमिक नंबर है उसको हमेशा यहाँ पे नीचे Z में नीचे लिखेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे से लिखा। कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा जाता है, कुछ बुक में इस तरह से लिखा जाता है। दोनों लिखने में कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे ये है कि A जो है आपके पास राइट साइड पे लिखा है, यहाँ पे A लेफ्ट साइड पे है। दोनों तरीक़ों से अगर आप लिखेंगे
तो दोनों तरीक़ों से ठीक है। प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल क्या है, देखें यूरेनियम मैंने लिखा है, यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर है और 238 जो है इसका मास नंबर है। तो इसको मैंने Z की जगह मैंने ये लिखा है और A की जगह मैंने ये लिखा है। सिमिलरली रेडान मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, देखें इसका जो एटॉमिक नंबर है Z वो 86 के बराबर है, मैंने यहाँ पे लिखा है, और मास नंबर 222 के बराबर है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप स्मॉल एलिमेंट जो है, फॉर एग्जांपल ये मैंने सोडियम लिखा है, सोडियम का जो मास एटॉमिक नंबर है 11, उसको मैंने नीचे लिखा है, और इसका जो मास नंबर है A, इसको देखें यहाँ पे दोनों को राइट साइड पे लिखा है, यहाँ पे दोनों राइट साइड पे लिखा है इस फॉर्म में। ये वाली जो सिंबल है ये वाली रिप्रेजेंटेशन, इसको मैंने यहाँ से रिप्रेजेंट किया है कि इस आप एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो ये सोडियम 11 और ये 23 इसका मास नंबर है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है उसको अगर आप देखें तो इसका जो साइज़ है वो आपके पास 10⁻⁻14 के बराबर होता है, 10⁻⁻14 मीटर। अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपके पास 10,000 टाइम्स जो है लेस है देन द साइज ऑफ एन एटम, यानी एटम का जो साइज है उस होल साइज से ये 10,000 टाइम्स जो है आपके पास स्मॉल होता है न्यूक्लियस का साइज, ठीक है। और चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर जो है आपके पास देखें उसको मैंने लिखा है Ze, जिसमें Z जो है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट कर रहा है और E जो है ये आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चूंकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो एग्जिस्ट करते हैं उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप कर देते हैं तो वो आपको उस न्यूक्लियस के ऊपर जितना टोटल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसकी अमाउंट आपको बता देगा, ठीक है बच्चों। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का इंट्रोडक्शन और जो सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक न्यूक्लियस, उसके बारे में थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।